तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं ये आपका यूपीपीसी के लिए कंप्यूटर। तो उसी में जो आज सेकंड टर्म जो है, मतलब सेकंड वीडियो है आपका, जो एक रिकॉर्डेड और एक लाइव क्लास दोनों के लिए आपको जो है यहाँ पे वीडियो मिल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 51 से देखते हैं। द टर्म STBR स्टैंड फॉर, STBR शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है STBR शब्द का अर्थ? चलिए देखिए, तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो पहला लिखा हुआ है सेमाफोर टेबल बेस रजिस्टर, दूसरा है सिगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, तीसरा है सिंक्रोनाइज टेबल बेस रजिस्टर, चौथा है सिगमेंट टेबल बेस रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो STBR की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो दोस्तों सिगमेंट बेस टेबल बेस रजिस्टर हो जाती है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि 52 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे द टर्म IPC इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, IPC की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है? तो IPC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या होती है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। चलिए 53 नंबर देखिए। विच कौन सा नॉवेल नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइल को पुनर्प्राप्त करने के लिए होता है? मैप, सॉल्वेज, फिल्टर और कैप्चर। क्या होता है इसमें से? चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने जो सॉल्वेज लिखा है यही नॉवेल नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम में जो है ये नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कैटेगरीज डिड फ्लाइनिन डिस्क्राइब द कंप्यूटर्स? फ्लिनिन ने कंप्यूटर को कितनी श्रेणियों में जो है वर्णन किया है इसका? तो जो फ्लिनिन थे इन्होंने कंप्यूटर को 4 श्रेणियों में वर्णन किया था। पहला था सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, ठीक है। दूसरा था सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, यानी कि SISD में लिखे देता हूँ, SISD। दूसरा था SIMD। फिर तीसरा था MISD और चौथा क्या था? MIMD, ठीक है। तो ये जो है इतनी श्रेणियों में उन्होंने बांटा था। चलिए 55 नंबर देखिए। लिखा हुआ अ डिवाइस ड्राइवर इज रिक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? डिस्क, कैच, रैम या रजिस्टर, किसके द्वारा पूछी गई है, किसके द्वारा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? तो देखो, कैच के लिए किसी भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, रैम के लिए किसी भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर के लिए भी किसी भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। ये डिस्क जो लिखा हुआ है इसके लिए आपको ड्राइवर की आवश्यकता होगी, ठीक है। रुकिए जरा, थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लें, ठीक, इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 56 नंबर देखते हैं क्या है। 56 नंबर में लिखा हुआ है हवाई विश्वविद्यालय में नॉर्मन अब्रामसन ने खोजा। तो क्या खोजा था? देखिए ये फंबल हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो इन्होंने अलोहा खोजा था। अलोहा होता क्या है दोस्तों? देखो, जो अलोहा है, ठीक है, ये एक तरीके से जो हम लोगों का जो वायरलेस कंप्यूटर संचार सिस्टम होता है ये उसमें यूज किया जाता है। जो वायरलेस कंप्यूटर, जो वायरलेस संचार जो हम लोगों का सिस्टम होता है उसी में अलोहा होता है, ये एक तरीके का नेट होता है, ठीक है। इन्होंने यही खोजा था। चलिए 57 नंबर देखिए। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी AI डेवलपमेंट से संबंधित है? AI डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज और प्रोलॉग लैंग्वेज। तो जो डेवलपमेंट से संबंधित लैंग्वेज है वो आपकी प्रोलॉग लैंग्वेज हो जाएगी। चलिए 58 नंबर देखिए। 58 में क्या लिखा हुआ है? लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? जो लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो के नियरेस्ट नेबर लिखा हुआ है, रिकग्निशन लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, न्यूरल नेटवर्क्स लिखा हुआ है। तो जो के नियरेस्ट नेबर लिखा हुआ है यही इसकी एल्गोरिदम का दूसरा नाम हो जाएगा। चलिए फिर 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर में लिखा हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू NLP? लिखा हुआ है कि
एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनएलपी इज प्रिडिक्टेबल, एनएलपी प्रत्याशित होता है, यही गलत है। वो प्रत्याशित नहीं होता, वो अप्रत्याशित होता है। उसके लिए आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये तकनीक जो होती है मानव भाषाओं को समझने के लिए की जाती है। चलिए 60 नंबर देखिए, लिखा हो विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LISP, यानी कि लिस्प जिसको कहते हैं, लिस्प। ये कई बार पूछा जा चुका है UPPCL के भी एग्जाम्स में या और भी अदर एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि लिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और ये CCC में तो कई बार पूछा गया है। तो जो लिप्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होती है? लिस्ट प्रोसेसिंग, LIST लिस्ट, फिर प्रोसेसिंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए 61 नंबर लिखा हुआ एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या का हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही मनुष्य की लैंग्वेज को समझने के लिए इसी का विकास किया गया है, जिससे ये मनुष्य की लैंग्वेज को समझ सके और हम लोगों को कुछ और ये कह सकते हैं कि जो आविष्कार हैं या जो चीज़ें हैं इस तरीके की, तो उनको करना आसान हो जाए। चलिए 62 नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? जो है उच्च गुणवत्ता का वर्णन कौन करता है यहाँ पे? तो गोल बेस्ड एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, या एजेंट दैट कीप ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड, एजेंट जो दुनिया को ट्रैक रखते हैं। नहीं, जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होते हैं ये जो है इसके एजेंट जो है गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए बिल्कुल सही है। चलिए फिर 63 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ लिस्प। अब लिस्प की जो है फुल फॉर्म तो हम लोगों ने बता दी थी कि लिस्ट प्रोसेसिंग। अब उसकी जो है खोज किसने की थी या किसने इसको बनाया था, ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो ये थे जॉन मैकार्थी, इन्होंने ही इसकी खोज की थी, या इनके आविष्कारक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। चलिए फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लिस्प। लिस्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है की बात की जा रही है। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज मशीन डिपेंडेंट। तो लिस्प जो है AI के ऊपर काम करने वाला एक तरीके का प्रोग्राम होता है, और ये जो है ये आपका यह मशीन पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। यही जो है इसने जो सत्य नहीं है यही गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो जो AI होता है वो पूरी तरीके से मशीनी बेस्ड है, लेकिन ये इंसान की लैंग्वेज को समझने के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं, लिस्प का काम तो जो होता है ये लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। तो इसका मतलब ये लिस्ट प्रोसेसिंग जो होता है ये एक ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। इसका जो प्रयोग हो जाएगा वो सांख्यिकी डेटा का जो है प्रोसेसिंग करने के लिए हो जाएगा। जो सांख्यिकी का डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर हो ही चुका था, अब 65 देखते हैं। What is the extension of prolog source file? जो prolog source file होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है? चलिए, तो जो उसका एक्सटेंशन होता है प्रोलॉग फाइल का, प्रोलॉग फाइल का होता है .pl, ये इसकी एक्सटेंशन हो जाती है। चलिए 66 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री इम्प्लीमेंट ऑन ऑफ, नहीं ऑन नहीं होगा यहाँ पे, ऑन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोलॉग। निम्नलिखित में कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? निःशुल्क कार्यान्वयन की बात की जा रही है, और ये लेक्चर में जो है ये ASPC पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी आई थी ये उसमें पूछा गया था। और जो प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन कौन सा हो जाता है? तो ये चौथे नंबर पे SWI प्रोलॉग जो है ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा जो है मुफ्त कार्यान्वयन है, जो आमतौर पर शिक्षण और सिमेटिक वेब अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। 67 नंबर में क्या लिखा हुआ है? इन NLP द कॉन्फ्रेंस रेजुलेशन इज डिफाइंड एज द NLP में कॉन्फ्रेंस रेजुलेशन को परिभाषित किया जाता है। किसमें परिभाषित किया जाता है इसको? तो दोस्तों इसको परिभाषित किया जाता है जब एक टेक्स्ट में एक इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य जो है वो जो है NLP जो कॉन्फ्रेंस रेजुलेशन है इसमें काम किया जाता है इसके बारे में।
चलिए 68 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। मशीन लर्निंग के संदर्भ में आरओसी कर्व का सही फुल फॉर्म बताइए। आरओसी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि क्या हो जाएगी, तो हो जाती है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टराइज कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये हो जाएगी। चलिए 69 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। चलिए तो ये जो है ये क्लस्टरिंग की जो है लर्निंग हो जाएगी। जो निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, तो ये क्लस्टरिंग होता है। ठीक है, क्लस्टरिंग क्या होता है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम डेटा सेट के बिना किसी लेवल के एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। चलिए 70 नंबर देखिए। रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है। जो रिग्रेशन तकनीक है उसका मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है, तो ये जो भविष्यवाणी करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। फिर किसी दी गई वर्तमान स्थिति और इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह है, वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वो क्या होता है, वो दोस्तों ये हो जाता है कि जो डिटरमिनिस्टिक जो ऑटोमेटन लिखा हुआ है, डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेशन, यही जो है एक स्टेट में जा सकता है तो वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेशन हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर में क्या लिखा हुआ है। अ फिनाइट स्टेट मशीन विद नो आउटपुट फंक्शन एट ऑल इज नोन एज, एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन ही नहीं होता है। अच्छा, इसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होगा तो ये सेमी ऑटोमेशन हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पब्लिस्टिक एक्सेप्टेंस, निम्न में कौन से संभाव्य स्वीकृत नहीं है। संभाव्य स्वीकृत इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये संज्ञात्मक जो संज्ञानात्मक विज्ञान जो लिखा हुआ है, नहीं इसमें संभाव्य स्वीकृत नहीं है, यहाँ पे संभाव्य स्वीकृत की बात हो रही है। तो यहाँ पे ओमेगा ऑटोमेशन होना चाहिए दोस्तों। ये निम्न में कौन सा संभाव्य स्वीकृत नहीं है, तो ये ओमेगा ऑटोमेशन हो जाएगा। ओमेगा ऑटोमेशन जो है एक संभाव्य स्वीकृत नहीं होती है। ओमेगा ऑटोमेशन जो होती है वो परिमित ऑटोमेटा का एक रूपांतर है जो इनपुट के रूप में परिमित के बजाय अनंत पर चलता है। चूंकि ऑटोमेटा जो है बंद नहीं होता है, इसलिए उसके पास स्वीकार करने वाले स्टेट के एक सेट के बजाय कई तरीके की शर्तें होती हैं। चलिए, द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स द मशीन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला क्या कहलाता है। जो मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करता है वो कहलाता है जो संज्ञानात्मक विज्ञान होता है, कॉग्निटिव जो साइंस होती है, ये कहलाएगा। चलिए 75 नंबर देखिए। लिखा हुआ है कि कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पे तीन चीज़ें भरी जानी है और तीन चीज़ें वो क्या होंगी, वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। पहले में कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। किसके माध्यम से जो है महसूस करते हैं और किसके माध्यम से ये कार्रवाई करते हैं। तो देखो महसूस तो वो सेंसर की वजह से कर लेंगे, ठीक है, और एक्यूटर्स की वजह से जो है ये कार्रवाई कर लेंगे। चलिए 77 नंबर देखिए। यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना है। आज का देखिए जो पेपर है थोड़ा सा टफ लेवल का है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें तो इसमें मुझे भी कंफ्यूज कर रही हैं।
चलिए, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया एक चरणों की शर्त है और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में ले जाना है, तो चरणवार शोधन होता है। फिर देखिए, एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। क्या जाना जाता है आमतौर पर? डेप्थ फर्स्ट सर्च और रैंडम या ह्यूरिस्टिक्स या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो जो ह्यूरिस्टिक्स है ये एआई में निर्णय सामान्य ज्ञान का भाग जो करके उपयोग करके समस्या किसका उपयोग करके? ह्यूरिस्टिक का उपयोग करके समस्या को हल करने का आमतौर पर जाना जाता है। चलिए 79 नंबर, 79 में क्या लिखा हुआ है? कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जो कृत्रिम बुद्धि जो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रतिपादन किसने किया था, किसने बनाया था, किसने बताया था? तो जॉन मैकार्थी थे। इन्होंने ही जो है इसकी खोज की थी, या इसके आविष्कारक जो हैं ये जॉन मैकार्थी हैं। चलिए 80 नंबर देखिए, 80 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसुपरवाइज्ड नेचुरल नेटवर्क। निम्न में से कौन सा एक अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है? निम्न में से कौन सा एक अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है? तो यहाँ पे जो है जो कोहेनन लिखा हुआ है, लास्ट ऑप्शन कोहेनन, ये जो है एक अनुपयोगी नेटवर्क तंत्रिका तंत्र है। ये इसरो साइंटिस्ट, तभी अच्छा मैं सोचूं आज का पेपर इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि इसमें इसरो के क्वेश्चंस हैं, असिस्टेंट जो प्रोफेसर के क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है तभी हार्ड है पेपर। चलिए कोई नहीं। लिखा हुआ है पारंपरिक सेट सिद्धांत का टूथ मूल्य है और फिजी सेट है। जो पारंपरिक सेट सिद्धांत का टूल मूल्य है और फिजी सेट है, क्या कहलाएगा? तो मतलब 0 और 1 के बीच में है या क्या है? और 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। अच्छा, या तो 0 या 1, या तो 0 और 1, और या तो 0 या 1, 0 और 1 के बीच। अच्छा, तो पहला हो जाएगी या तो 0 या 1 या 0 और 1 के बीच। चलिए 82 नंबर देखिए, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर केस बेस्ड लर्निंग। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? केस बेस्ड लर्निंग का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कि के नियरेस्ट नेबर यानी के निकटतम पड़ोसी। ये जो है कौन केस बेस्ड आधारित लर्निंग एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा के निकटतम पड़ोसी, ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी को विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड ग्राहकों को आईटी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता कंपनी को ऐसी सेवाएं डिलीवरी करने में मदद कर सकती है? चलिए 83 नंबर में जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को तो देखिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि कल जो है कल आपका एब्रीविएशन का वीडियो होगा, उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स और ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? मोबाइल सिस्टम में किसका प्रमुख महत्व है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिखा है डेटा सुरक्षा, इसका महत्व मोबाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है, किस तरीके के समर्थन की आवश्यकता है? चलिए 85 नंबर में देखिए, तो इसमें जो है ये जो आपको भौतिक मशीन और आभासी मशीन लिखा है, इसी के समर्थन की आवश्यकता होती है। जो क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है उसमें भौतिक मशीन और आभासी मशीन को समझने की आवश्यकता होती है। चलिए फिर 86 नंबर, कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? जो ईमेल सेवा प्रदान करता है वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। 87 नंबर देखिए, 87 नंबर में लिखा हुआ है बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होता है। कौन लाभान्वित होता है इससे? तो दोस्तों इसमें जो लाभान्वित होता है वो होता है क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल, ये इसमें लाभान्वित हो जाते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या होता है? ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क दोस्तों क्या होता है? ये एक तंत्रिका नेटवर्क जिसमें फीडबैक होता है, ये होता है आपको ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क, यही होता है।
चलिए फिर यहाँ पे ये जो है 89 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिक का रूप क्या है। जो फिजियोलॉजिक है इसका रूप पूछा गया है क्या है, तो ये बहुमूल्यन तर्क होता है। क्या होता है? बहुमूल्यन तर्क होता है। थोड़ा सा आज टिपिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कल आपको थोड़ा सा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, जिसमें शॉर्ट फॉर्म्स होंगी, फुल फॉर्म्स होंगी, वो वीडियो आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए 90 नंबर, फिजियोलॉजिक को आमतौर पर के रूप में दर्शाया जाता है। फिजियोलॉजिक को आमतौर पर के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है? तो ये जो इफ देन नियमों होते हैं ये इनके रूप में दर्शाया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, सक्रिय मूल्य क्या है? जो व्हाट इज द एक्टिवेशन वैल्यू, जो एक्टिवेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है इनपुट का भारित योग, यानी कि वेटेड सम ऑफ इनपुट्स। चलिए आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ी सी टिपिकल क्लास थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार टिपिकल क्लास भी होनी चाहिए। और कल जो है आपकी कल आपको क्लास कौन सी मिलेगी? कल आपको जो है एब्रिविएशन की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होंगी, कुछ आपको फुल फॉर्म्स होंगी, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी जो आपने अब तक सुनी नहीं होंगी, कुछ ऐसी फॉर्म्स आएंगी जिनको आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। इस तरीके की फॉर्म्स पेपर में पूछी जाती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो चलिए कल उसको कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।